અને બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પ્રીતિ દલાલ અને મારી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે માર્કેટ एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में। और जो अभी सबके मन में सवाल है कि अभी बहुत सारे जो सिचुएशन थे वो बहुत अभी सेटल डाउन होते दिख रहे हैं, जो भी टेंशन्स थे वो भी सेटल डाउन होता दिख रहा है, लेकिन मार्केट्स अभी भी थोड़े कंसर्न लग रहे हैं। मार्केट क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? क्योंकि आपको लगता है कि कंसोलिडेशन फेज़ और करेक्शन फेज़ अभी ख़त्म हो चुका है और डाउन टूवर्ड्स मूवमेंट हम देख सकते हैं कि मार्केट आगे बढ़ने के लिए तैयार है? नहीं, अभी तैयार नहीं है। अभी भी कंसोलिडेशन फेज जारी रहेगा। मानते हैं कि ब्रेंट क्रूड का तेल का जो बहुत बड़ा एक रिस्क मार्केट के सामने था वो अभी बिल्कुल हट गया। समझे, जो भी चीज हो रही है, ब्रेंट क्रूड अभी भी 72-74 के बीच में घूम रही है, विच इज ओके, बिकॉज प्री वॉर तो ये 65 से 70 के लेवल में था, तो उतना एक भारी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो डेफिनेटली वो एक रिलीफ है मार्केट के लिए। मगर बात करें तो दो चीज मैंने देखा जिससे वो अनाउंसमेंट आई कि सीज फायर शुरू हो रहा है 2 फ्राइडेज के पहले, उस दिन तो मार्केट ने बहुत अपना रिकवरी दिखाया था। 2% लार्ज कैप, 4% मिड स्मॉल माइक्रो कैप। तो एक वो फ्राइडे को ही उन्होंने छलांग लगा दिया और वो जो रिस्क था ऑयल प्रीमियम वो हट गया। उसके बाद देख रहे मार्केट तो इधर उधर ही घूम रहा है। अगर बढ़ता है तो आधा पौने 1% बढ़ता है लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो सब, और गिरता है तो वही रेंज में गिरता है। तो मार्केट क्लियरली एक कंसोलिडेशन फेज में है। और इसके मेन कारण मैं बताऊं कि आपको तीन तरह के प्लेयर्स हैं जो मार्केट को डिसाइड कर रहे हैं ना। एक एफआईएस होते हैं, एक डीआईएस होते हैं, और तीसरा मेरे मन में है जिसको मैं निडी कहता हूं। निडी माने नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो ये तीनों का काम मार्केट के ऊपर दिख रहा है क्लियरली। पहली बात मैं एफआईएस की करूं तो एफआईएस के लिए यस मानते हैं कि ब्रेंट क्रूड एक बहुत बड़ा रिस्क था। इन्फ्लेशन पे, रेटिंग पे, कंट्री की रेटिंग पे, फिस्कल डेफिसिट पे जो भारी था वो हट गया। तो एफआई की सेलिंग, अब पहले 15 दिन जून की बात करें, देखिए भयंकर सेलिंग था। तो उसके बाद ही गिरकर जब बेचते हैं 1000-2000 करोड़ बेचते हैं, और कुछ ना कुछ दिन खरीदते भी हैं, 100-200-500 करोड़ खरीदते हैं। तो ये एक सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, वही बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूं। अब वो एफआईएस पॉजिटिव तरीके से 4-5 हजार हर दिन खरीदने की बात करने के लिए ये ब्रेंट क्रूड की दाम में सस्ता होना काफी नहीं है। क्योंकि जो आपको पता है, हमको पता है कि मार्केट 2 साल से दबाव में है एफआई की आउटफ्लो के कारण। ये वॉर तो 28 फरवरी से शुरू हुई ना, तो वो जो एक नेगेटिव वॉर के बाद शुरू हुआ वो हट गई है, मगर पुरानी बातें हैं अभी भी जारी है। दैट इज, एक अपनी वैल्यूएशन गिर चुकी है, अभी मोर रीजनेबल है, बट फिर भी सस्ता नहीं है हमारा मार्केट, नंबर 1। नंबर 2, दो एआई लेवल में जो देश है वहां पर जो ग्रोथ है उसको पसंद कर रहे हैं एफआईएस। और लास्ट वीक में 2 दिन उधर भयंकर बिकवाली हुई थी, कुछ टेंशन हुई थी यूएस में नास्डैक से लेकर, मगर वो वापस रीसेट हो गया। क्योंकि अभी भी एआई में को दिलचस्पी है, क्योंकि भले ही वैल्यूएशन भी उधर ज्यादा हो, एआई की ग्रोथ जो उधर कंपनी है, उधर बहुत पोलराइज्ड मार्केट है। एक 3-4 कंपनी उठाएं तो पूरा मार्केट को वही गवर्न कर रहे हैं, सैमसंग, हाइनिक्स, टीएसएमसी, ऐसे गिने चुने कंपनी, और उनकी ग्रोथ रेट 30-40% है। तो वो ग्रोथ को नेचुरली वो पसंद करते। हमारे देश में वो ग्रोथ अभी भी ईपीएस ग्रोथ में लार्ज कैप का अभी भी हम 11-12% की बात कर रहे हैं, जहां पर एफआईएस की एक आंख होती है। तो इसीलिए वहां पर जो एक स्थिति की बहुत भयंकर खरीदारी करें एफआई, वो अभी वापस नहीं आई है। और उसके ऊपर अब आ गया है मानसून का डर, क्योंकि जून में बहुत खराब मानसून रहा है। 42 से 43% ही लॉन्ग टर्म एवरेज का हमें जून में मानसून गिरा है। तो ये उनके लिए एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक क्रूड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हट गया तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये आपको आरबीआई को इतने हाथ बंधे हुए होंगे कि रेट कट की सोच नहीं सकते, शायद रेट हाइक नहीं होगा, बस इससे हम संतुष्ट होना चाहिए। तो ये है एफआईएस की काम। और एफआईएस की वापसी के लिए, या फिर जो पिछले हफ्ते में 2 दिन हमने देखा था एआई का करेक्शन, क्योंकि उधर भी ओवर हीटेड हुआ है, बबल ने मैं नहीं कहूंगा, ओवर हीटेड है, क्योंकि इतना कैपेक्स खर्चा हो रहा है उधर यूएस में। टॉप 6-7 गूगल, माइक्रोसॉफ्ट,
उन कंपनियों में कि एक वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं, वो डर अभी स्लोली शुरू हो गया है। तो अगर वो करेक्शन बढ़ता है आगे, तो फिर ब्रॉडर इंडियन मार्केट के लिए एक आप एआई हेड्ज की तरफ से थोड़ा एफआई की रुझान देख सकते हैं, मगर पहले उधर करेक्शन होना है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी की बुराई में हमारी भलाई हो, मगर सच बात वही है कि अगर एआई का हवा थोड़ा ठंडा पड़ता है तभी एफआईएस का रुझान इंडिया के ऊपर थोड़ा ज्यादा आएगा। वो एक नंबर 1 चीज है। नंबर 2 है फेड, कि फेड ने हॉकिश होल्ड किया तो नेचुरली ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट के लिए और खास करके उधर इंडिया में भी फ्लोज की बात थोड़ी घटी होगी, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की बात होती है तो यूएस में 10 ईयर का इंटरेस्ट रेट 4.4 4.5 पे चल रहा है, तो नेचुरली उनको कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं कि मेरे यूएस डेट में मुझे 4% 4.5% बिना रिस्क, बिना करेंसी रिस्क के मिलता है। मैं इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में डालूं तो मुझे ना ही उधर एक इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट रहेगा, करेंसी का भी इम्पैक्ट आएगा, तो नेचुरली वो एक सावधानी की बात उठती है। तो अब उधर रुझान बदलने के लिए एक और महीना शायद इंतजार करें, क्योंकि तेल के दाम के वजह से ही उधर इन्फ्लेशन हाई है अमेरिका में, क्योंकि गैसोलीन प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फ्लेशन के गणित में। तो अगर अब के लिए तो वो पुरानी गैसोलीन प्राइसेस ही दिख रही है, तो फेड के गवर्नर ने भी कहा कि मैं होल्ड पे रहूंगा। मगर एक महीने के बाद अगर ये 72 में जो गिर चुका है उधर भी 70 के नीचे आ गया, वेस्ट टेक्सास लाइट क्रूड जो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी 70 के नीचे आ गया, तो उसका इंपैक्ट एक महीना रहेगा ये सीज़फायर की दौर में। तो मेरा मानना है कि फेड भी अपना रुख बदल सकती है अगले पॉलिसी में। तो जब वो बात उठती है कि फेड की भी बातचीत से लग रहा है कि एक रेट कट की ओर बात कर सकते हैं, इमीडिएटली नहीं होगा, वही काफी है एक आपको यूएस इंटरेस्ट रेट्स के नीचे गिरने के लिए, डॉलर को थोड़ा वीकन होने के लिए, और उसी में इमर्जिंग मार्केट फ्लोज को बढ़ने के लिए, जहां पे इंडिया को अपना एक शेयर मिल सकता है। तो ये एक रुझान हो सकता है, उसको भी महीना 1.5 महीना लगेगा मेरे ख्याल में नए इन्फ्लेशन प्रिंट को आकर ये बात बताने के लिए। तो ये हुआ एफआईएस की बात। अब डीआईएस क्या कर रहे हैं? डीआईएस बहुत क्लियर है कि मार्केट की वैल्यूएशन रीजनेबल है, मगर मैं इंतजार करूंगा जिस दिन एफआई बेचते हैं ज्यादा, मैं उसी दिन ज्यादा खरीदूंगा, बिकॉज मुझे अच्छे क्वालिटी स्टॉक सस्ते में मिलेंगे। अगर एफआई नहीं ज्यादा बेच रहे तो वो भी चुप बैठ के साइड लाइन में देख रहे हैं, और एफआई खरीदारी करते हैं तो अब्दुल्ली ये फ्लैट बन जाए। तो डीआई एकदम एक एफआई का कॉन्ट्रा में बिहेव कर रहा है इस दौर में, और वो कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज वैल्यूएशन के तौर पर अभी भी सस्ता नहीं है। बिकॉज डीआईएस के लिए और एक कंसर्न की बात है कि जून क्वार्टर की जो अर्निंग सीजन जुलाई 10 से शुरू होगी, उसमें सबको पता है कि पूरे 3 महीने का तेल का इंपैक्ट रहने वाला है, तो कॉर्पोरेट मार्जिन्स में दबाव रहेगा। भले ही मार्केट ने उसको डिस्काउंट करके कंसेंसस को गिरा दिया है, फिर भी कंपनी सेक्टर टू सेक्टर इंतजार करेंगे उस अर्निंग सीजन का, ताकि वो डिसाइड करेंगे कि अब तेल गिर गया है तो इस कंपनी पे असर उतना ज्यादा नहीं था, आगे भी अच्छे होगी करके वो डिसीजन मेकिंग के लिए वक्त लगेगा। तो डीआईएस का भी एक जोरदार वापसी मैं मानता हूं कि अर्निंग सीजन की शुरुआत के बाद ही आपको दिखेगा। तो अगले 10-15 दिन के लिए वो ऐसे ही बिहेव करेंगे कि एफआई ज्यादा बेचे तो मैं ज्यादा खरीदूं, नहीं बेचे तो मैं भी चुप बैठूं, कैश को बिल्ड करूंगा, ताकि मैं अर्निंग सीजन में रिजल्ट्स के बाद गाइडेंस को देखकर सही सेक्टर सही स्टॉक को चुन सकता हूं। मगर इसके अलावा एक तीसरा प्लेयर जो है, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर, एनआईडीआई, निडी मैंने उसको नाम दिया है, वो मार्केट को आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, जिस दिन मार्केट बढ़ता है तो वो 2:1 एडवांस टू डिक्लाइन में होता है, जिस दिन मार्केट गिरता है वो रिवर्स में चलता है। तो ये लोग क्या है कि उन्होंने जो मार्च के पहले उन्होंने पोर्टफोलियो बिल्ड किया था, फिर मार्च के महीने में बहुत एक करेक्शन आया था, उसके बाद अप्रैल से ही देख रहे थे उन्होंने खरीदारी धीरे धीरे शुरू कर दिया है। मगर अब ये बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट कहते हैं ना, तो उस हिसाब से जब ये न्यूज आ गई उसके बाद ये प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है। तो पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं देख रहा हूं कि ये नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक प्लेयर जो है वो ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग में अपना ध्यान दे रहे हैं, तो टर्न कर रहे हैं पोर्टफोलियो को, और जहां पे बढ़त है बहुत प्रॉफिट थोड़ा बन गया तो उसको बेच रहे हैं, और वो भी थोड़ा कैश बिल्डअप करके इंतजार कर रहे हैं। आज मैंने देखा कि एडवांस डिक्लाइन थोड़ा एडवांसेस के फेवर में दिख रहा है, तो शायद आज से उनकी मन बदल रही होगी, तो अच्छी खबर है। तो ये एक ब्रॉडर मार्केट को डिसाइड करते हैं, दैट इज स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उस क्षेत्र को। और इसीलिए अब मेरा मानना है कि मार्केट इसी कंसोलिडेशन फेज में थोड़े दिन के लिए चलेगा,
मॉनसून की खबर लकीली आईएमडी ने कहा है कि अगले 5, 7, 10 दिन में मॉनसून एक स्ट्रॉन्ग पुश दिखाएगा, क्योंकि जून तो खराब हो गया। उसका एक कारण भी था कि वो एक इंडियन ओशन का डाइपोल जो है, जो गल्फ से नीचे आता है, वो हवा ने मॉनसून की हवा को ब्लॉक कर दिया, तो इसलिए मॉनसून इतना खराब था जून में। अब एल नीनो का इफेक्ट तो Q2, Q3 में दिखेगा, बट अब के लिए खरीफ की सोइंग सीजन के लिए अगर अगले हफ्ते 10 दिन में मॉनसून अच्छा प्रोग्रेस करता है तो मेरे ख्याल में DIS वो पॉजिटिव निकालेंगे। तो वो ट्रैक करने की, हर रोज हमें मॉनसून की अपडेट को ट्रैक करने की जरूरत है। सेकेंड चीज है, जैसे मैंने कहा, अंटिल ये अर्निंग सीजन आपको सामने दिखे, नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स भी थोड़े डरे हुए होंगे, और जहां अच्छा पैसा बना वो प्रॉफिट बुकिंग सिलसिला मेरे ख्याल में थोड़ी दिन के लिए रहेगा, फिर फ्रेश डिप्लॉयमेंट वो अर्निंग सीजन की क्लैरिटी से करेंगे। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, बहुत डिटेल में मैंने रिप्लाई दिया है, मगर बेसिकली मानता हूं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। भयंकर गिरावट नहीं होगी, बिकॉज DIS के पास पैसा है। जिस दिन FIS बेचकर कुछ दबाव में डालते हैं वो जरूर खरीदारी करके प्रोटेक्ट करेंगे, मगर एक बहुत बड़ी उछाल मार्केट में आने के लिए हमें ये फेड की रेट कट का एक रुझान आना चाहिए, मॉनसून की खबर अच्छी आनी चाहिए, और अर्निंग सीजन में भी गाइडेंस अच्छा आना चाहिए, क्योंकि अर्निंग सीजन सब लोग मान रहे हैं कि तेल का इंपैक्ट दिखेगा, तो अर्निंग्स एक सीक्वेंशियल क्वार्टरली अर्निंग्स में दबाव आएगी, मगर एटलीस्ट गाइडेंस अच्छा किसी ने दे दिया तो वो मान के उसमें खरीदारी शुरू हो सकता है। तो अगले 10-15 दिन के लिए मेरे मार्केट में इधर उधर घूमेगा मार्केट, वही मेरी राय है। જી તો માર્કેટ કોન્સોલિડેશન ઝોનમાં છે ને હજી કોન્સોલિડેશન ઝોનમાં રહી શકે છે. ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે જે માર્કેટની આગળની ચાલ ડિસાઇડ કરશે. ઓફકોર્સ એક ફેડ રેટ કટ, મોન્સૂનની કઈ રીતની અહીંયા ગતિવિધિ છે એના પર પણ આપણી નજર રહેશે, અને ઓફકોર્સ અર્નિંગ સિઝનમાં કઈ રીતના કેટલી કંપનીઝમાં આપણે વેસ્ટ એશિયા વોરનો ડેમેજ થતા જોઈ રહ્યા છે, કેટલે અંશે આપણે ડેમેજ જોઈ રહ્યા છે એના પર પણ નજર રહેશે બિફોર ધ નેક્સ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાયકલ સ્ટાર્ટ્સ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર તરફથી. પણ એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેક પણ લઈ લેવાના છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીથી જોડાવા છે. વિશે આપનું સ્વાગત છે. બજારની વાતમાં આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છે માર્કેટ એક્સपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साथी. तो सुनील जी, ऑफ कोर्स एक कंडीशंस है कि एफ एंड बात अभी भी बहुत है मार्केट में, लेकिन आज की डेट में अगर हमें निवेश करना है कि निवेश के बारे में सोचना है कि जो अनअफेक्टेड एरियाज रहे हैं वेस्ट एशिया वॉर की तरफ से, कि जहाँ कम असर उसकी नेगेटिव हुई है, कहाँ आप निवेश कर रहे हो? अगर एक चार्ट मैप आउट करना है कि कभी कभी कौन से सेक्टर में आप निवेश करना चाहोगे, तो आप कैसे अभी प्रायोरिटीज आप दे रहे हो? तो नंबर 1, आपको जो गल्फ वॉर के कारण या ब्रेंट क्रूड के कारण इम्पैक्ट नहीं हुआ है वो क्लियरली फार्मा एंड हेल्थ केयर, क्योंकि ना ही आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा में भी आप देखें तो वो जो सेमीग्लूटाइड का पेटेंट से बाहर आना, उसके कारण एक बहुत जबरदस्त CDMO स्पेस में उनको ऑर्डर्स मिलना और वो स्पेस को वो अट्रैक्ट करेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा भी कोई एंटी कैंसर ड्रग्स में भी यूएस में शॉर्टफॉल है, तो उसके लिए वो जांच कर रही है कि क्या इंडिया में से वो सप्लाई हो सकता है। तो आउटलुक फार्मा के लिए बहुत अच्छा है, और डोमेस्टिकली भी देखेंगे हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ केयर सेक्टर भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि एक तरह से इंसुलेटेड फ्रॉम द वॉर है, और परफॉर्मेंस में भी वो दिख रहा है, तो आउटलुक भी अच्छी है। और भले ही आज रुपी पिछले 10-15 दिन में थोड़ी स्टेबिलिटी दिखा रही है, लॉन्ग टर्म में आपको 3-4% डिप्रिसिएशन तो मान के जाना पड़ेगा। तो पुरानी जो आईटी का एक फेवरेट था FIS के लिए कि मुझे एक करेंसी का हेज चाहिए तो इंडिया में आईटी में निवेश करूंगा, वो अब आईटी के लिए बाकी तो दबाव है, तो इसलिए अभी फार्मा उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मेरा फर्स्ट पिक अभी फार्मा होगा इस मॉल में, जो कि तेल वॉर इससे जुड़ा हुआ नहीं है। सेकेंड चीज जो मुझे अच्छा लग रहा है, मगर थोड़ा एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए, वो है डिफेंस। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि वॉर के टाइम में तो बहुत चल रहा है ये सेक्टर, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स के साथ नेचुरली आर्मामेंट्स के ऑर्डर एक सेंटिमेंटल तरह से, और मोस्टली मैंने दिखा कि रिटेल और इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत उसमें रुझान था। अभी थोड़ा मैं एक करेक्शन थोड़ा दिख रहा हूँ, बिकॉज वॉर खत्म होते ही
उतना उतना प्रॉफिट बुकिंग बढ़ गया है। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और दिन चलता है और डिफेंस में थोड़ी वैल्यूएशन नीचे गिरती है तो अच्छा खरीदने का मौका आएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत बहुत जबरदस्त है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की ऑर्डर्स। गवर्नमेंट ने हाल में भी $2 बिलियन का ऑर्डर दिया है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। गल्फ में भी रीबिल्डिंग ऑफ द आर्मामेंट्स जो है वो भी डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उतना अभी यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। सिमिलरली नेटो कंट्रीज में भी आपको एक अपना सेपरेट बजट, डिफेंस बजट पे अभी फोकस है, क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर नेटो के जरिए सपोर्ट कंफर्टेबली नहीं मिलेगा, अभी वो थोड़ी डाउट है उसमें। तो ओवरऑल मैं मानता हूँ कि और इंडिया ने अपना जो एक मॉडर्न वॉरफेयर है, यूएवीज और ड्रोन वॉरफेयर, वहां पे अपना क्षमता दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, तो क्लियरली इंडियन क्वालिटी दिख रहा है। तो मैं लॉन्ग टर्म इसका बहुत तेजी से बढ़त देख रहा हूँ। मान लीजिए 10-15 साल पहले इसका 2-3 हजार का एक्सपोर्ट अभी 40,000 के करीब आ गया, और मेरा मानना है कि अगले 5 साल में ये दुगना भी हो सकता है। तो डिफेंस एक स्पेस है जहां पर आप बाय ऑन डिप्स करके एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी अभी प्रॉफिट बुकिंग का वक्त हो रहा है उधर, तो ये मेरे लिए ट्रैक करके आप खरीद सकते हो। डिफेंस सेकंड है। थर्ड होगी इंफ्रा। अभी इंफ्रा में ऐसा नहीं कि वो वॉर रिलेटेड नहीं था, मगर एक डिफरेंट रीजन था। ब्रेंट क्रूड का इंपैक्ट उतना नहीं था, बट गल्फ में इतना डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को, गैस के ये वाले, और रीड्रिलिंग करने के लिए अभी जरूरत है। तो वहां पर एक एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां पर इंडियन कंपनीज को, बड़ी बड़ी दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को वहां से ऑर्डर मिलेगी, और ऑलरेडी उनका उधर प्रूवन है क्वालिटी और एक्सिक्यूशन में। और उधर भी देखें तो ऑयल के डिपेंडेंस से अलावा वो ग्रीन एनर्जी भी गल्फ में भी फोकस शुरू हो चुका था, और वहां पे भी वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, और इंडिया में भी वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भाई ग्रीन एनर्जी में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आएगा। सिमिलरली ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ओवरऑल कैपिटल गुड्स एंड रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल्स, उस सेगमेंट में मेरा मानना है कि ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हो रही है। तो ये मेरे लिए 3 जो नॉट इमीडिएटली इम्पैक्टेड बाय द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये मेरे लिए टॉप पिक्स होंगे। और साथ में ऑफ कोर्स एक दूसरा जो हम नज़र रख रहे हैं वो है डोमेस्टिक नेचर ऑफ बिजनेस पर अगर देखें, जहां सरकार ने बहुत कामकाज किया है टू बूस्ट द डिमांड। कौन से एरिया में आप ध्यान रख रहे हो? क्या ऑटो इतना अभी भी अट्रैक्टिव जोन में है? इफ़ यस, कौन से वर्टिकल्स? फार्मा तो आपने बोला ही है, साथ में कैपिटल और प्राइवेट कैपेक्स बहुत आ रहा है, तो वो इंफ्रा में अगर नज़र रखना है तो कैसे आप रखोगे? नहीं, बिल्कुल ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स मेन पिक होंगे। सीमेंट एक अच्छा पिक होगा, जो शॉर्ट टर्म में अगर मानसून बहुत तेजी से बढ़ती है तो सीमेंट के लिए इमीडिएटली थोड़ी नेगेटिव होगा, बिकॉज मानसून बहुत बारिश होती है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, मगर वो शॉर्ट टर्म है। मीडियम टर्म में डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर कारण सीमेंट के लिए अच्छी है। और मेटल्स में भी मैं स्टील, फेरस मेटल्स में स्टील और आयरन ओर, और नॉन फेरस में कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब भी आपको एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जरूरत पड़ती है। तो जरूर इनके ऊपर मैं फोकस अपना रखूंगा इंफ्रा कंसर्न। उसके अलावा आपने ऑटो का जिक्र किया, बिकॉज ये ऑटो में क्या है, ये वॉर का दबाव वो दिखेगा, बिकॉज एक तरफ आप देख रहे हैं कि उनकी ब्रेंट क्रूड के कॉस्ट के कारण इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, बिकॉज पेंट से लेकर टायर से लेकर सभी इक्विपमेंट से कुछ ना कुछ क्रूड रिलेटिव का इंपोर्ट्स होता है, तो उनकी मार्जिन के ऊपर जरूर कुछ दबाव दिखेगा इस अर्निंग्स में। सेकंड, अगर मानसून अच्छी नहीं चल रही हो तो रूरल डिमांड इंपॉर्टेंट है ऑटो के लिए। ट्रैक्टर्स की डिमांड उधर होती है, 2 व्हीलर्स का डिमांड भी रूरल पे ज्यादा होता है, एंट्री लेवल कार्स का भी रूरल में ज्यादा होता है। तो ऑटो के अंदर थोड़ा मैं सावधान रहूंगा। इमीडिएट शॉर्ट टर्म फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है, शायद ये फेस्टिवल सीजन से इसकी वापस रुझान बढ़ सकती है, पर आपके लिए थोड़ी सावधान रहने का ही सलाह दूंगा। बस रनअप तो बहुत हुआ था ऑटो पोस्ट जीएसटी, बस जीएसटी का पूरा बेनिफिट ऑटो को ही मिला है सभी सेक्टर में, तो वो इनके अर्निंग्स लास्ट सीजन में भी दिखा और टॉप लाइन ग्रोथ में भी अच्छा दिख रहा है। मगर मार्जिन प्रेशर और आने वाले सीजन में रूरल इंपैक्ट ऑन द डिमांड के कारण मैं थोड़ा सावधान रहूंगा ऑटो के स्पेस में। मेटल की स्टोरी आपको कैसे अभी आगे बनती हुई दिख रही है? फिर फेरस कहो, नॉन फेरस कहो, और प्रेशियस मेटल्स, यहाँ तो हम प्राइसेस गिरते हुए देख रहे हैं, लेकिन कहाँ आप निवेश करोगे? नहीं, प्रेशियस मेटल्स तो कांस्टेंट एलोकेशन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। मैं कहूंगा कि 10 to 20% आपको डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, एवरेज 15 रखिए।
तो रखना चाहिए। अभी गोल्ड में देखा मैंने, गोल्ड में लास्ट 1 मंथ में 10-11% का करेक्शन हुआ है, बिकॉज वो जो एक सेफ होराइजन की जो डिमांड होती है वो वॉर की सिचुएशन ईज होने के कारण थोड़ी घट गई है। सेकंड, डॉलर जो स्ट्रेंथन हो रहा है वो गोल्ड के लिए इज नॉट गुड, तो ये करेक्शन हुआ है। बट जैसे मैं अभी थोड़ी मिनटों पहले आपसे कह रहा था कि अगर ये इन्फ्लेशन की स्टोरी यूएस में गिरते हुए दिख रही है 1 महीने 1.5 महीने में, और फेड अगर डोविश पॉज में चलता है, तो डेफिनेटली आपको दोनों डॉलर की वीकनिंग और अपनी यूएस इंटरेस्ट रेट्स में भी एक कटौती की इंतजार करेंगे, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉन्ग टर्म स्टोरी फॉर गोल्ड, जो डी डॉलराइजेशन के कारण सॉवरेन वेल्थ फंड और सेंट्रल बैंकर्स गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो साइलेंटली हो रहा है अभी भी, और वो कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे लिए गोल्ड का व्यू पॉजिटिव ही है, मगर क्या है कि आप एक पोर्टफोलियो एलोकेशन के तौर पर उसका 10 to 20% रखना ही उचित रहेगा। और वो अगर जैसे 10% करेक्शन हुआ है तो आप टॉप अप कर सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज करेक्शन के कारण ही आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का शेयर कम हो गया हुआ। तो प्रेशियस मेटल्स में मेरा ख्याल है 10 to 20% एलोकेशन जारी रखना है, और करेक्शन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ऑफकोर्स यहाँ 10 to 20% मैक्सिमम अलोकेशन આપણે પ્રેશિયસ મેટલ્સમાં તેના રાખી શકીએ છીએ। पर ऑन दैट नोट, सुनील जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूबल व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પર જોડાયેલા રહેજો CNBC ગુજરાત સાથે। નમસ્કાર।